मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर बड़े भाई साहब। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 1 बड़े भाई साहब 10th क्लास का NCERT की बुक का है। बड़े भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में आयु में बड़े होने वाले भैया को अपने बड़े होने की चाह हमेशा परेशान किए रहती थी। उनमें बड़े होने के गुण चाहे बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से वे अपने आप को बड़प्पन को दिखाने में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। इसके बारे में बताते हुए लेखक कहता है कि बड़ा भाई 14 साल का है और लेखक 9 साल का है, अर्थात बड़ा भाई लेखक से 5 साल बड़ा है, लेकिन 2 बार फेल हो गया। इसलिए कक्षा में अब कितनी साल आ गई है? 3 साल का अंतर है। लेकिन फिर भी अपने भाई को डांटना पीटना बड़े भाई साहब अपना धर्म समझते थे। छोटा भाई यहाँ देखता रहता था कि बड़ा भाई हमेशा किताबें खोलकर बैठा रहता है। उसका ध्यान किताबों में नहीं कहीं और होता है। वे कॉपी किताबों में चिड़िया कुत्तों की तस्वीरें बनाता रहता है, पर लेखक छोटा है तो इसलिए उसकी पूछने की हिम्मत तक नहीं होती। लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। जैसे ही मौका मिलता था वह मैदान में आ जाता था, खेलता था दोस्तों के साथ, गप्पे लड़ाता था, झूले झूलता था, पतंग उड़ाता था, सारे काम करता था। जब भी उसे भाई पूछते कहाँ थे तो चुपचाप आकर खड़ा हो जाता, कुछ नहीं बोलता। फिर बड़े भाई साहब ने उपदेश देना शुरू कर देता। अंग्रेजी पढ़ना हंसी मजाक का खेल नहीं है, कई बार आंखें फोड़ते हैं तब जाकर ये विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं। 2-2 साल एक क्लास में आंखें फोड़ने पड़ती है, तब कहीं जाके ये इंग्लिश लैंग्वेज आती है। साल लग जाते हैं। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, घर चले जाओ। अपने दादा की मेहनत की कमाई को बर्बाद तो मत करो। अब भाई की इतनी कड़ी बातें सुन के तो हर कोई बदल जाएगा। तो लेखक ने भी सोचा कि मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ, और लेकिन उस टाइम टेबल में उसने खेलने का समय कहीं नहीं लिखा। जैसे ही मैदान की खुली हवा, फुटबॉल देखा, बच्चों को देखा, मैं उसे भूल गया और मैदान की ओर दौड़ पड़ा। भाई द्वारा दी जाने वाली सारी नसीहत वे भूल गया। अब वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक कक्षा में प्रथम आ गया। अगले ही मन में आया लेखक के कि बड़े भाई साहब को खूब सुनाऊं, पर क्या करूं? मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मेरे से बड़े थे। फिर लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर जब भोजन करने आया, भाई ने फिर उसे आड़े हाथों ले लिया, अर्थात उपदेश देना शुरू कर दिया। अपना रोब जमाते हुए बोले, कक्षा में एक बार फर्स्ट आए तो घमंड आ गया। घमंड तो रावण को भी था, तुम नहीं जानते रावण का क्या हाल हुआ? घमंड टूट गया। तो घमंड मत करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। लेखक को उपदेश देता बड़े भाई साहब बोले, मेरी कक्षा में आओगे तो पसीने छूट जाएंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। दर्जनों विलियन, दर्जनों जेम्स हुए हैं, याद करते करते चक्कर आ जाएंगे। और ज्योमेट्री, वह तो छात्रों का खून पसीना पीती है। और फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। लंबे लंबे सवाल याद करने पड़ते हैं। तो अब बताइए, एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एग्ज़ाम में समय की पाबंदी पर निबंध लिखना पड़ता है। एक वाक्य है समय की पाबंदी पर निबंध 4 पन्ने क्यों खराब करें? पर अभी तो लिखा होता है कि निबंध को संक्षेप में लिखो, यानी छोटा निबंध आता है तो ये हमें 4 पन्ने लिखवाते हैं। अगर वो संक्षेप ना लिखें तो मेरे ख्याल से हमसे 100-200 पन्ने का निबंध लिखवाएं। इन्हें तो बच्चों पर तरस भी नहीं आता मेरी क्लास में। बोले, ठीक है तुम फर्स्ट आ गए हो, लेकिन मेरा अनुभव तो तुमसे ज़्यादा ही है। अगले साल फिर क्या हुआ? बड़ा भाई साहब फिर फेल हो गए। लेखक फिर फर्स्ट आ गया। बड़े भाई साहब ने इतनी मेहनत की थी, एक एक शब्द चाटा था, फिर भी वो फेल हो गए। अब बड़े भाई साहब फेल होने के बाद छोटे भाई को उन पे थोड़ी दया आ गई। हाय मेरा भैया फिर इस बार फेल हो गया, तरस तो आता है। अब बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटना भी बंद कर दिया। पहले से वो नर्म हो गए थे,
अब खेलने जाते, अगर रास्ते में कहीं मिल भी जाते बड़े भाई साहब तो बड़े अदब और सम्मान से उसे बुलाते और ज़्यादा डांटते भी नहीं थे। मैं फिर पतंग उड़ा रहा था, तभी बड़े भाई साहब ने देख लिया और हाथ पकड़कर बोले, तुम्हें पतंग लूटते समय शर्म नहीं आती? पहले ज़माने में लोग 8वीं पास करके तहसीलदार, डिप्टी मिनिस्टर हो जाते थे और तुम अभी भी पतंग उड़ा रहे हो। तुम मेरे से आगे ही क्यों ना निकल जाओ। फिर भी यह मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं रखता, अर्थात मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तुमसे तजुर्बे में मेरी बराबरी में तुम मेरा तजुर्बा नहीं देख सकते। मैं तुमसे तजुर्बे में ज़्यादा अच्छा हूँ। समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती, अनुभव से भी आती है। किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम अनुभव करो। दादा दादी और अम्मा को देखो, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी कितना कुछ जानते हैं। भगवान ना करे मैं बीमार हो जाऊं, वो एक उदाहरण देते हैं, मेरे हाथ पैर फूल जाएं, तुम दादा को तार करने के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तुम खाली पढ़े लिखे हो, अनुभवी तो हो नहीं। परंतु अगर तुम्हारी जगह जिन दादाजी होते, जिनको अनुभव होता, वो बिल्कुल मर्ज को पहचानते और इलाज करते। और उदाहरण देते हुए कहते हैं, हमारे हेड मास्टर साहब को ही ले लो, 1000 से अधिक पैसा कमाते हैं, परंतु उनसे घर नहीं चलता था। उनका घर तो उनकी माँ ही चलाती थी। भाई साहब की ये नई युक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं उनके सामने झुक गया और सचमुच अपने आप को छोटा अनुभव करने लगा। युक्तियाँ यानी जो उन्होंने उदाहरण दिए। और लेखक बोला, आपको कहने का पूरा अधिकार है। जैसे ही लेखक ने ये बात कही कि आपको कहने का पूरा अधिकार है, भाई साहब का मन बदल गया। उन्होंने अपने छोटे भाई को गले से लगा दिया और पतंग उड़ाने के लिए बारे में बताते हैं कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं, पर अगर मैं खुद गलत रास्ते पर चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा। तभी ऊपर से एक पतंग निकलती है, बड़े भाई साहब उसे पकड़ लेते हैं, हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ते हैं। मैं भी पीछे पीछे दौड़ने लगता हूँ।